दुनिया मंदी की दहलीज पर खड़ी है। एक शख्स अपनी जिद पर अड़ा है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। उनके टैरिफ के फैसलों की आग वॉल स्ट्रीट से लेकर टोक्यो, मुंबई से लेकर लंदन तक धधक रही है। ट्रैफिक के नाम पर ट्रंप ने जो मिसाइल छोड़ी है, अब वही वापस आकर अमेरिका को ही तबाह करने लगी है। डाउ जोस, नैस्डैक और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स अब तक कुल धड़ाम। इससे पहले अमेरिकी शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट कोरोना काल की शुरुआत में 16 मार्च 2020 को दर्ज की गई थी। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत समेत पूरी दुनिया के बाजार कांप गए। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ट्रंप के टैरिफ पॉलिटिक्स ने अमेरिका को भी लपेटे में ले लिया और दुनिया को परेशान कर रही है। वहीं भारत को ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जहां एक तरफ ट्रेड, दूसरी तरफ दबाव। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ टैरिफ वॉर नहीं, ये इकोनॉमिक ब्लास्ट है। आज हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और उनसे सवालों के जवाब तलाशेंगे। वो जवाब जो आप जानना चाहते हैं, वो जवाब जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ये बताएंगे कि अमेरिका के टैरिफ पर आरएसएस ने क्या कुछ कहा। भारत में संघ के टैरिफ को लेकर संघ परिवार ने जो रुख अपनाया है, वो अब नई बहस की जमीन तैयार हो गई है। दरअसल स्वदेशी जागरण मंच ने साफ किया है कि जब अमेरिका डब्ल्यूटीओ की धज्जियां उड़ा सकता है तो भारत क्यों नहीं। ट्रिप्स को खत्म करने की बात खुलकर अब सामने आ चुकी है। क्या भारत अब जवाबी एक्शन मोड में है और क्या ट्रंप की टैरिफ जंग भारत के लिए बन सकती है एक और छुपा हुआ मौका। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ शरद कोहली साहब हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ यामिनी अग्रवाल जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। और हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी हैं, यूएस एक्सपर्ट हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। डॉक्टर शरद कोहली साहब, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगा। ट्रंप के इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर क्या असर पड़ेगा और भारत पर क्या असर पड़ेगा, जरा उसके बारे में बताइएगा। नमस्कार आशीष और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट को मेरा अभिनंदन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर तो आपको कुछ कुछ दिखने लगा है। यहाँ पर जब हम बाजार कहते हैं तो हम दो प्रकार के बाजार की बात करते हैं। एक हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, एक हम अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड मार्केट जो है, जो जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उसकी बात करते हैं। तो ट्रेड मार्केट पे असर तो आपको 5 और 9 अप्रैल जब ये नए टैरिफ लागू हो जाएंगे आपको दिखना शुरू हो ही जाएगा। अभी बात करते हैं हम शेयर बाजार की। कल $2.5 ट्रिलियन, अच्छी खासी बड़ी अर्थव्यवस्था के बराबर का मार्केट कैप कल अमेरिकी बाजार से उड़ गया। इतनी भयंकर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ा फॉल रिकॉर्ड किया गया। कल भारतीय बाजारों ने रेजिस्टेंस दिखाई थी। कल भारतीय बाजार उतना नहीं गिरे थे और मुझे लग रहा है जैसे जैसे इसको भारतीय बाजार समझ रहे हैं, ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स में पैनिक फैल रहा है। और खासकर भारतीय बाजार आज जब गिरा, जब चीन ने वापस पलटवार करते हुए 34% अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया, यानी कि 54% के जवाब में 34% अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। तो ये इस बात का संकेत देने लगा कि ये तो एक पूरी फुल फ्लेज, जिसको कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक वॉर, शुरू हो गया है, या इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर, जो मर्जी आपको कहें। तो इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर का मतलब है कि ये इस प्रकार से कनाडा ने भी धमकी दी है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सारे देश अगर वापस अमेरिका पे ऊपर लगते हैं तो ये मैं शरद कोहली साहब, इसे ट्रेड वॉर का खतरा बोला जा सकता है क्या? नहीं, ट्रेड वॉर का खतरा क्या, ट्रेड वॉर तो हो ही गया है। अब इसमें खतरे की बात नहीं है, क्योंकि ट्रंप साहब ने लगाया। अब कितना नुकसान होगा वो देखना होगा। तो ये तो ट्रेड वॉर शुरू हो ही गया। खतरे की अब कोई बात, गुंजाइश नहीं रही। अब तो ये हमारे सिर पर आ चुका है। तो अब इसका असर क्या होगा? देखिए, आम आदमी, ये आम नागरिक ये समझना चाहता है कि मेरे ऊपर या हमारी जिंदगी पर या देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा। वो मैं बहुत संक्षेप में आपको बता देता हूं। अगर अमेरिका में मंदी आती है, सबसे बुरा असर तो अमेरिका पर होगा। और अगर अमेरिका में मंदी आती है, ऐसा कहा जाता है आशीष कि अमेरिका छींक मारता है, जुकाम दुनिया को लग जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, और वहां से ही सारा फाइनेंशियल, डॉलर वहां का इतना मजबूत है। दुनिया का ज्यादातर व्यापार, रिजर्व, लोन वगैरह सब डॉलर में होते हैं। तो अगर अमेरिका में मंदी आती है तो उसका अंग्रेजी में हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, कैस्केडिंग। तो इसका रिपलिंग या कैस्केडिंग इफेक्ट बाकी की दुनिया पर भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। इसीलिए चीन ने कल जब अमेरिका को एक संदेश दिया था, मैं आपके ही चैनल पे उस समय था, उन्होंने साफ तरीके से कहा था इन टैरिफ्स को वापस लीजिए, वरना ये जितनी भी सप्लाई चेन है, यानी कि जो माल की आवाजाही है, जहां से भी आता है जाता है, उसको डिसरप्ट कर देगा। दूसरा, ये दुनिया भर में मंदी ले आएगा। आपके देश में तो मंदी लाएगा, बाकी के देश में मंदी लाएगा, बेरोजगारी इससे फैलेगी।
इससे देश की जीडीपी नीचे जाएगी, टैक्स की कलेक्शंस कम होंगी, देशों का विकास रुक जाएगा, रिसेशन में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था जा सकती है, अमेरिका ज्यादा जाएगा। भारत पर इसका असर आशीष सबसे कम होगा, ऐसा मेरा आकलन कहता है, क्योंकि भारत अमेरिका पर उतना ज्यादा निर्भर नहीं है। हाँ, अगर मंदी विश्व पर आती है तो वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। अगर मंदी अमेरिका में आती है तो उसका कुछ ना कुछ असर हमारे ऊपर भी होगा, पर भारत अपने आप में एक दुनिया है। 60% हमारी अर्थव्यवस्था घरेलू कंजम्पशन से बनती है। हम निर्भर जरूर है एक्सपोर्ट पर, $800 बिलियन का हमारा सर्विसेज का और मर्चेंडाइज का मिला के एक्सपोर्ट होता है। ज्यादा असर सर्विसेज एक्सपोर्ट पे होगा, क्योंकि अगर मंदी आती है तो सर्विसेज एक्सपोर्ट, जिसको हम डिस्क्रिशनरी स्पेंड कहते हैं, यानी कि जो कंपनी अपनी मर्जी से खर्च करती हैं, उसमें फर्क पड़ जाएगा, वहां पर नौकरियों का खतरा हो सकता है। तो भारत पर ऐसा तो नहीं है कि हम अछूते रहेंगे, पर कुछ ना कुछ असर जरूर होगा, क्योंकि पूरी विश्व हमारे लिए एक मार्केट है आशीष। यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जाके हमारा व्यापार समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जरूर है, $129 बिलियन का हम बाइलेटरल ट्रेड कर रहे हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। परंतु एक अंग्रेजी में कहते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये ऐसा नहीं है कि दुनिया हमारी यहाँ के समाप्त हो जाती है। हमारे पास और भी मार्केट्स है, पर बाकी विश्व के ऊपर बहुत बड़ी मंदिर का एक खतरा आशीष मंडरा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ट्रेड वॉर छिड़ चुका है, खतरा नहीं है, अब छिड़ चुका है। और एक जरूरी बात मैं अंत में जोड़ दूं, इससे पहले कि आप बाकी पैनलिस्ट के पास जाएं, कि इसको हम बोलते हैं जियो इकोनॉमिक टेंशन। ये जियो इकोनॉमिक टेंशन आशीष जियो पॉलिटिकल टेंशन भी ला सकती है, यानी कि इस टेंशन की वजह से देशों में कड़वाहट आपस में इतनी बन सकती है कि मिलिट्री टेंशन भी का खतरा भी बन सकता है, एक दूसरे पर हमला करने की या एक वर्ल्ड वॉर छिड़ने का भी खतरा हो सकता है, मिलिट्री वर्ल्ड वॉर। ये तो अभी इकोनॉमिक ट्रेड वॉर की मैं बात कर रहा हूं आशीष। पूर्णिमा नाथ जी से जवाब ले लेते हैं इसका। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, यूएस एक्सपर्ट भी हैं और ट्रंप साहब को समर्थन भी करती हैं। पूर्णिमा नाथ जी, आपने शरद कोहली साहब को सुना, बहुत विस्तार से उन्होंने सारी चीजों के बारे में बताया, और उससे एक बात तो बिल्कुल साफ समझ में आती है कि जो ये फैसला ट्रंप साहब ने लिया है, ये अमेरिका के भी हित में नहीं है। मैं भारत के हित की बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी मैं अमेरिका के हित की बात कर रहा हूं, वहां के भी हित में नहीं है। तो ये फैसला लेने की जरूरत क्यों आन पड़ी? थैंक यू सो मच। बहुत खुशी कि आपने मुझे बुलाया, और आपके पैनलिस्ट और दर्शकों को भी अभिनंदन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जो प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिस रखते हैं। इनका ये जो एक एटीट्यूड है बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जीक्यूशन में हड़बड़ी हो जाती है। सेकंड टर्म है, आपको पता ही है लास्ट इलेक्शन साइकिल में हुआ क्या था, ये बवाल मच गया था अमेरिका में, वह इलेक्शन स्टोलन था कि नहीं था, इसमें अभी भी बातचीत होती है। द लास्ट 4 years इन्फ्लेशन जितना बढ़ गया था, और ये तारीफ वार में और इकोनॉमिक, मैं इसको एक्चुअली कहती हूँ इकोनॉमिक सैंक्शन है, एज ए काइंड ऑफ ए सैंक्शन है। इसमें क्या होगा, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि जॉब्स यहाँ पे वापस लाएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि मैं प्राइवेट सेक्टर से हूँ, इन जनरल मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग किया है, इनिशिएटिव ड्राइव किया है, एग्जीक्यूशन किया है, तो मुझे उस तरफ से मैं अगर देखूँ, विजन एक चीज़ है, एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है, उसमें बहुत सारे इम्पैक्ट जो है देखना पड़ता है। बट ये जो उनकी जो सेकंड टर्म है, इनिंग्स है, इसमें बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनको ये लिबरेशन डे माना गया है इसमें, और कि आपने देखा कुछ दिन पहले एप्पल भी बताया कि यहाँ पे $500 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। पहले की उनसे पहले ऑब्वियसली इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट सडनली उन्होंने ये बताया, टिम कुक ने ये बताया कि यहाँ पे $500 इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, यहाँ की जो सिचुएशन है, यहाँ पे लास्ट 4 years में हम लोग अभी इन्फ्लेशन में जूझ रहे। इन्होंने ऑब्वियसली बताया तो था कि इन्फ्लेशन कम करेंगे, हमें राहत देंगे, लेकिन ये ट्रेड वॉर जो छिड़ी है, इसमें हमें बहुत नुकसान होगी, ये देयर इज नो डाउट अबाउट इट। शॉर्ट टर्म में बहुत प्रॉब्लम होगी, हाउसिंग प्राइस बढ़ गया है क्योंकि लंबा आती है कनाडा से, और आप वी आर प्रैक्टिकली डिपेंडेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑन चाइना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सारी चीज चाइना से आती है, और कुछ कुछ चीजें आप वियतनाम से आती है, फिलीपीन से आती है, एक्सेट्रा लाइक दैट। आप कोई भी कपड़ा उठा लो,
मेड इन अमेरिका कुछ आपको दिखेगा नहीं। आप यहाँ पे कुछ दूर यहाँ से, मेरे घर से, मैं मिलवॉकी में रहती हूँ विस्कॉन्सिन में, शिकागो के पास, 2-2.5 घंटा यहाँ से ड्राइव कर में जाने में, गैरी इंडिया आना बोल के एक स्टील इंडस्ट्री हुआ करता था कुछ डिकेड्स पहले, डेड सिटी। हम्म। मिशिगन जाना चाहता है ऑटो, तो टोटली डेड। बट आप आपको ये क्या है कि उनको चाहिए कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, लेकिन देखो साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट करना होता है यहाँ पे, इंडस्ट्री सेटअप करने में उसको उसको इन इन द सेंस हमारे तरफ से एक इंडस्ट्री को एक सेट करने के लिए डेकेड लग जाती है। और चाइना की जो डिपेंडेंसी है कि 1 साल में थोड़ी हुआ, 10 साल में थोड़ी हुआ, वो डेकेड्स लग गया था। सो मेरे ख्याल से हमें एज ए कंज्यूमर, बिजनेस को तो प्रॉफिट चाहिए, वो प्रॉफिट तो आपको कंज्यूमर की तरफ आज आ ही जाएगा। दूध, आप मिल्क ले लो, एग प्रोडक्ट ले लो, आप प्लम्बर्स, आप कार्स पार्ट, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, हमें प्रॉब्लम होगी हम्म। इस कंट्री में, नो डाउट अबाउट इट। एंड कोई स्क्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको इंडिया की नजर से, इंडिया को सिर्फ की फोकल करके हम ये बताऊं, इंडिया के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम्म। अब छोटे छोटे कंट्री में जब कोविड की पीरियड में जो सिचुएशन आया था, उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। हम्म। उसमें इंडिया विल बिकम और एक्चुअली पोजिशन इटसेल्फ हम्म। इन सच ए वंडरफुली। मैंने कुछ दिन देखा था, पीएम मोदी श्रीलंका की लीडर से मिले, थाईलैंड की लीडर से मिले। अभी सारे अभी साउथ ईस्ट एशिया में मार्केट थोड़ा कम थोड़ी है हमारी। हम्म। तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए स्पेसिफिकली ये दिस इज गोइंग टू बी सच ए पूर्णिमा नाथ बूम। जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं यामिनी अग्रवाल जी के पास जाऊंगा। आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया? अगर उनको मेक इन अमेरिका बढ़ावा ही देना था तो पहले उन फैक्ट्रियों को दुरुस्त करते, पहले चाइना पर जो अपनी निर्भरता है उसको खत्म करते, उसके बाद इस तरह का फैसला लेते तो समझ में भी आता। आप ताबड़तोड़ फैसला लिए जा रहे हो और इससे आर्थिक मंदी जो है वो तो खत्म नहीं होने वाली, वो बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, और जब चीजें महंगी आएंगी तो लोगों की जेब से पैसे भी तो जाएंगे ना। जाएंगी, सर्टेनली जाएंगी। देखो हर लीडर का एग्जीक्यूशन स्टाइल डिफरेंट होती है, एग्जीक्यूशन डिफरेंट होती है, उनकी एजेंडा डिफरेंट होती है, तो अलाइन करना डिफिकल्ट है। एप्पल टू एप्पल कोई है नहीं, सबका कैरेक्टर्स डिफरेंट है, रिएक्शन कैपेबिलिटी डिफरेंट, रिस्क लेने की सिचुएशन डिफरेंट होती है। और उनकी जो मैं ये इसलिए कह रही कि सेकंड टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इसमें बहुत कुछ करना चाहिए उनको। ये जो मेंटालिटी है, सर्टेनली ये थोड़ा सा जल्दबाजी लग रहा है हमारे कंट्री के लिए भी। फर्स्ट ईयर में बहुत डिफिकल्टी होगी, बट एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म में अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छा होगा, बिकॉज यहाँ पे बैठे हुए लोग सालों भर से काम नहीं करते और गवर्नमेंट वेलफेयर में बैठे हुए, तो उन लोगों को शायद स्किल डेवलपमेंट यूटिलाइज करके, उनकी स्किल्स को यूटिलाइज करके यहाँ की इंडस्ट्री को मजबूत करा जा सकता है, और डेफिनेटली करा जा सकता है, जिसमें कोई दौरा ही नहीं है। हमारी जो पूर्णिमा नाथ जी, इम्पोर्ट अभी भी सवाल जी वही है, अगर शुरुआत हुई होती, ये सारी चीजें की गई होती तो समझ में आता, लेकिन अगर शुरुआत हुई नहीं है और उसके बाद इस तरह का फैसला लिया गया तो जाहिर तौर पर वो अमेरिका के लिए आत्मघाती ही साबित होगा। यामिनी अग्रवाल जी के पास आना चाहूंगा। यामिनी अग्रवाल जी, ट्रंप साहब का जो ये फैसला है, रेसिप्रोकल जो टैरिफ है, क्या वो डब्ल्यूटीओ के मुताबिक है या उसका उल्लंघन है? अगर उल्लंघन है, जहां तक मेरी जानकारी है कि डब्ल्यूटीओ का उल्लंघन है, तो फिर सरकार को, भारतीय हुकूमत को इसमें क्या करना चाहिए? जी देखिए, अभी तक डब्ल्यूटीओ की कोई भी प्रक्रिया या कोई भी रिस्पांस नहीं आया है जो इसके बारे में हम कह सकें कि वो उसके अगेंस्ट है। ना ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस आया है जिसमें वो कहा जाए कि वो डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने जो कोई भी फैसला लिया है वो अपनी इकोनॉमी को देखते हुए लिया है, और खास तौर पे उनकी इकोनॉमी पे सीधा असर पड़ता है कॉस्ट का, क्योंकि टैरिफ्स जैसे ही बढ़ते हैं उनके सारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी हो जाती है, और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज और जॉब उनके पास आए। जहां तक बाकी देशों का सवाल है, क्योंकि बाकी देशों ने टैरिफ्स काफी लगा रखे हैं,
तो उनके ऊपर उसका सीधा असर नहीं पड़ता, सिर्फ असर पड़ता है एक्सपोर्ट्स पे। एक चीज जो देखने की है कि सभी देशों पे 10% बेसलाइन पे टैरिफ लगाया गया है, उसके बाद बाकी देशों पे रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाया गया है वो लगा है। पर क्योंकि सभी देशों पे टैरिफ लगा है तो आपकी एक्सपोर्ट मार्केट की जो कॉम्पिटिटिवनेस है बाकी देशों के साथ, वो इंडिया की बाकी देशों के मुकाबले जो है कम रहती, मतलब ज्यादा रहती है, क्योंकि जो टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा है वो सबसे कम है। दूसरी चीज जो जरूरी है वो ये है कि 30% जो है फार्मास्यूटिकल्स का एक्सपोर्ट है यूएस में, जिसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा है। जो बाकी के टैरिफ्स लगे हैं उनमें अगर हम देखें तो इनइलास्टिक डिमांड है, जहां तक भारत के प्रोडक्ट्स की बात है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, इनइलास्टिक डिमांड है, जैसे सिगरेट्स की होती है और चीजों की होती है। अगर आप देखें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन गुड्स हैं, ये सब एक जो है इनइलास्टिक डिमांड्स में माने जाते हैं। तो टैरिफ अगर होता भी है तो वहां का अमेरिकन जो है वो पे करेगा अब इंडियन गुड्स के लिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है यहाँ से सप्लाई होते हैं। अगर आप कहें कि चीन के साथ या बाकी देशों के साथ, इंडोनेशिया के साथ, थाईलैंड के साथ और देशों के साथ हम compete कर रहे हैं, तो उनके टैरिफ्स के मुकाबले हमारे टैरिफ कम है। दूसरी चीज जो जरूरी है कि इन भारत एक सर्विसेज एक्सपोर्ट इकोनॉमी है ज्यादातर, चाहे वो फाइनेंशियल एरिया में हो, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो या किसी और सेक्टर में। और ज्यादातर यही माना जाता है कि चीन एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बना करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है और भारत एक सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ से माना जाता है। ऐसा नहीं है कि गुड्स नहीं एक्सपोर्ट होते, पर ज्यादा मात्रा में सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं। तो भारत के ऊपर इतना असर नहीं होता। जहां तक डब्ल्यूटीओ का सवाल है, ये जरूर है कि डब्ल्यूटीओ में डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर पैरिटी रखने के लिए जो टैरिफ्स है उन्हें सामान्य रखा गया था कि अगर आपका ये है तो इक्विटी मेंटेन की जाए। उसमें ये कितने हद तक ठीक नहीं है वो शायद उसकी प्रतिक्रिया हमें डब्ल्यूटीओ से मिले या इंडियन गवर्नमेंट से मिले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसकी बारीकियां समझना जरूरी होता है जब खास तौर पे प्रोडक्ट बेस्ड चीजें होती हैं। चाहे आप एग्रीकल्चर ही ले लें, एग्रीकल्चर में भी जो टैक्सेस लगे हैं वो कॉम्पिटिटिवली भारत पे कम लगे हैं एज अगेंस्ट दी अदर्स, तो वो देखना जरूरी है। और सबसे ज्यादा बड़ा टैक्स तो कॉमन अमेरिकन के ऊपर होगा, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा पे करना पड़ेगा कि जितने भी गुड्स आ रहे हैं उसके लिए। और क्योंकि जो यूएस की इकोनॉमी है वो इतनी मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड नहीं है, ज्यादातर सप्लाईज बाकी जगहों से आ रही हैं, तो उन सब पे ही टैक्स लगेगा और उनके ऊपर ही ये टैरिफ जो है ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को ही पे करना पड़ेगा। तो और माना जाए मंदी के माहौल में ये जरूरी है कि थोड़ा इन्फ्लेशन जरूरी होता है, पर वो कितना नपा तुल करके फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज के साथ मिलकर के दिया जाए या लगाया जाए, उसी पे निर्भर करेगा कि इकोनॉमी कितनी ग्रोथ लेती है या कितनी नहीं लेती है। यामिनी जी, स्वदेशी जागरण मंच ने बहुत दो टूक कहा और साफ कहा कि जब अमेरिका डब्ल्यूटीओ की धज्जियां उड़ा सकता है तो भारत क्यों नहीं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं इस पे जा रहा हूं कि अगर ये पता चलता है कि ये डब्ल्यूटीओ का वायलेशन है, तब फिर भारतीय हुकूमत, उनका स्टैंड क्या होना चाहिए, हमारे मुल्क का क्या स्टैंड होना चाहिए? ये देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज हैं जिनके तरफ सभी बहुत सारे देश मिलजुल करके अपना जो है रुख रखते हैं और उसी के तहत जो है उन पे फैसले लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक देश सामान्य रूप पे कोई भी फैसला ले ले और दूसरे देशों पे लगा दे, पर हाँ, अपनी नीतियां साझा करने के लिए हर एक देश जो है स्वतंत्र है। जहां तक देखा जाए कि अगर जो देश है वो आपसी जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रखा जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि डब्ल्यूटीओ से प्रतिक्रिया आए और अगर बाकी देशों से भी प्रतिक्रिया आती है तो उन्हें एक टेबल पे बैठ करके बातचीत करके सुलझाया जाता है। तो अगर इस स्थिति में भी जिन देशों को आपत्ति है वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो है टैरिफ्स लगा सकते हैं और साथ ही साथ मतलब जो भी आपसी बातचीत से उन्हें लगता है कि उनकी इकोनॉमी के लिए एक बेहतर स्थिति होगी, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर शरद कोहली जी, अब जरा ये बताइए कि भारतीय बाजार को इसके असर से बचाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए?
पहली बात तो आशीष मैं कहना चाहूंगा कि मुझे पूर्णिमा जी ने जो बोला एक वर्ड भी वो कोई तकनीकी कारण कोई ऑडियो में प्रॉब्लम थी तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, तो मैं इसलिए पूरा रिएक्शन उस पर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं सुन ही नहीं पाया। यामिनी की भी जो शुरू का वक्तव्य था वो मैं नहीं सुन पाया, कोई तकनीकी आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है। देखिए, भारतीय बाजार को बचाने के लिए हमें जो जिन देशों पे ज्यादा टैरिफ लगाए, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देता हूं कि अमेरिका दुनिया से 80 बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल लेता है, यानी कि टेक्सटाइल 80 बिलियन डॉलर का, भारत का उसमें योगदान 10 बिलियन डॉलर का है। अब बाकी वो वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, चाइना वगैरह से लेता है। अब इन देशों पर हमसे ज्यादा टैरिफ लगा है, हमारे ऊपर 26% लगा है, चाइना पे 54%, वियतनाम पे 46%, बांग्लादेश पे 37%, इन देशों पर ज्यादा लगा है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए यहां से बन के एक शर्ट जाती है, वो अब वहां पर इन देशों के मुकाबले इंपोर्टर्स को सस्ती पड़ने लग जाएगी। ये एक बहुत मैं समझता हूं भारत के सामने मौका है। तो अगर भारत को अपना बाजार बचाना है तो दो काम करने पड़ेंगे। पहला, भारत को बाकी के, जैसा कि मैंने पहले कहा, बाकी की दुनिया के बाजारों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। दूसरा, भारत को जो मेक इन इंडिया का पूरी की पूरी मुहिम चल रही है भारत में बहुत पहले से, उसको और रफ्तार देनी होगी और उसमें क्वालिटी का सुधार करना होगा जिससे कि वो अंतरराष्ट्रीय मापदंड पर खरी उतरे। जो भी सामान यहां से बन के जा रहा है उसमें क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी, क्योंकि अगर हमारा सामान अब टैरिफ लगने के बाद उनसे सस्ता हो जाता है तो वो भारत के सामने एक अवसर बन के आएगा कि हम उस गैप को हम भर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि मुझे पूर्णिमा जी की बात नहीं सुनाई दी, मैं आपको, जो ट्रंप साहब की मंशा है, एस्पिरेशन है उनकी, वो ये है कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट आए, अमेरिका में निवेश आए, अमेरिका में नौकरियां पैदा हो, ना कि अमेरिका बाहर से सामान मंगा के और दूसरे देशों की एक्सपोर्ट की मार्केट बनी रहे। ये ट्रंप साहब की मंशा है। मैंने एक उदाहरण दिया था, वो मैं दोहराना चाहूंगा यहाँ पर। अमेरिका में एक, पूर्णिमा जी शायद मेरी बात से सहमत होंगी, औसतन रूप पे अमेरिका में 1 एकड़ लैंड की कीमत $1,17,951 है, यानी कि हमारे रुपए में गिने तो 1 करोड़ से ऊपर प्रति एकड़ है औसतन, कहीं ज्यादा कहीं कम। लेबर जो है, अनस्किल्ड लेबर, उसका रेट $7.25 से लेके $17.50 तक है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट्स हैं। ये अनस्किल्ड की बात कर रहा हूं। अगर आप स्किल्ड की बात करेंगे तो वो $40 प्रति घंटा है, यानी कि ₹1,00,000 से करीब 4 लाख रुपए तक आपको लेबर मिलती है प्रति माह। आप मुझे बताइए कि अगर अमेरिका में फैक्ट्री लगाने का कोई निर्णय लेता है भारत से उद्योगपति, या किसी भी यूरोप से कोई उद्योगपति, या कहीं से भी, तो क्या इस कॉस्ट पे अमेरिका में बना हुआ सामान वो दुनिया को मिल पाएगा या अमेरिकी जनता को ही मिल पाएगा? इसका जवाब है कि ना। इसी वजह से अमेरिका जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ गया। अमेरिका ने बाहर से सामान बनाना शुरू किया, चाइना से, भारत से, वियतनाम, कंबोडिया, सप्लाई चेन बन गई। पूरा का पूरा ये जो विस्तार हुआ है, ये इनको दशकों लग गए। अब इसको इतनी जल्दी, जितनी जल्दी ट्रंप साहब चाहते हैं, मैं ट्रंप साहब की बहुत इज्जत करता हूं और रिपब्लिकन पार्टी का मैं कोई आलोचक नहीं हूं, पर जितनी जल्दी ट्रंप साहब चाहते हैं कि रातों रात ये सब बदल जाए, ये सब रातों रात नहीं बदलने वाला है। भले ही ट्रंप साहब अपने देश में सब्सिडी दे दें फैक्ट्री लगाने के लिए, लेबर को भी सब्सिडी दे दें, कितनी भी सब्सिडी दे दें, पर ये रातों रात ये बदलने वाला नहीं है। इतनी जल्दी फैक्ट्रियां नहीं आएंगी, बल्कि चाइना जैसे देशों ने तो ये निर्देश दे दिया है कि अब कोई भी निवेश अमेरिका में नहीं होगा। और अगर अमेरिका आइसोलेट हो जाता है, अलग थलग पड़ जाता है, तो मैं समझता हूं अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा बन के आएगा, क्योंकि अमेरिका तो जाना इसीलिए जाता है। आज आप टेस्ला ले लीजिए, दुनिया भर में है, मैकडॉनल्ड्स ले लीजिए, दुनिया भर में है, कोका कोला ले लीजिए, दुनिया भर में है, पेप्सी ले लीजिए, दुनिया भर में है, गूगल ले लीजिए, दुनिया भर में है, फेसबुक, मेटा ले लीजिए, वो दुनिया भर में है। अमेरिका तो अपने वैश्विक विस्तार के लिए जाना जाता है। तो अमेरिका अपने आप को अगर अलग थलग कर लेगा तो अमेरिका की जो पहचान है दुनिया में, जो फाइनेंशियल पावर के रूप में पहचान है, वो पहचान पर खतरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकन करेंसी यानी कि यूएस डॉलर पर खतरा पैदा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है आशीष कि ये निर्णय ट्रंप साहब को वापस लेने पड़ेंगे। मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है, लेकिन पूर्णिमा नाथ जी से एक सवाल ले लेते हैं। पूर्णिमा जी, आपने सुना शरद कोहली साहब को, वो कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में इस फैसले को वापस लेना पड़े?
मैं एक बात बताती हूँ, मैं एग्जीक्यूशन पर्सपेक्टिव से मेरी पर्सनल राय ये है कि ये मेजर्ड, फेज्ड और थॉटफुल होना चाहिए था, कोई दो राय नहीं है। ये शेकअप हुआ है, आज की जो सिचुएशन है, डिसीजन है, चेंज हो सकता है, आपने पिछले 2 महीने में देखा हुआ है। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमें हमारी जो कंज्यूमर है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बहुत जूझेंगे। यहाँ की इंडस्ट्री को फेज्ड वे में ग्रोथ करना चाहिए था। दैट वुड हैव बीन द लॉन्ग टर्म प्लान एंड प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लान। धीरे धीरे dependency on other countries would have पूर्णिमा नाथ जी, थोड़ा सा अभी थोड़ी होते। देर पहले ही आपने कहा था कि पिछले 4 सालों से अमेरिका में आर्थिक संकट है। इस फैसले के जी, बाद अमेरिका में आर्थिक संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। हम मान भी लें कि 1-2 साल या मेरे 3 साल हिसाब तक चलेगा, तो ये तो से बहुत मेरे ज्यादा हिसाब से नुकसान तो हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो रिसेशन में जा भी सकती है, हो हम्म। सकता है, पॉसिबल है, एनीथिंग पॉसिबल। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज यहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट की फोकस है वो ऑटोमेटिकली एक साल में थोड़ी चेंज हो जाएगा। अभी इंडिया यूएस की जो ये ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी आपको एंड ऑफ द ईयर तक आपको फाइनलाइज नहीं होगा। आपको याद है $500 बिलियन की बात हो रही थी। सो सितंबर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आप वेट करिए, ये जो वॉलेटिलिटी है चलेगा, ये एक साल तक मेरे ख्याल से चलेगा। बट व्हाट एट द एंड ऑफ द day, the goal of President Trump is to bring some जी jobs over here. सारे पूर्णिमा जॉब, जी, सारे समय फैक्ट्री। की कमी, एक आखिरी रिएक्शन जो है यामिनी जी से ले लेता हूं। शरद जी, समय की कमी है, एक आखिरी रिएक्शन यामिनी जी, आप प्लीज 30 सेकेंड। जी, मैं ये कहूंगी कि देखिए वो अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, और वो जिस तरीके से सोचते हैं कि वो उसकी प्रगति हो सकती है, वह उसी की तरफ देख रहे हैं। तो हर एक जो भी लीडर हैं वो अपने देश को देखते हुए ही जो है नीतियां बनाते हैं, और उसी के तहत बाकी देशों को ये देखना जरूरी है कि वो किस तरीके से उसको एक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं। शरद कोहली साहब, 30 सेकंड में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। बस मुझे मुझे खुशी इस बात की है कि पूर्णिमा जी ने बहुत ही प्रूडेंट और प्रैग्मेटिक जवाब दिया है, और हालांकि वो रिपब्लिकन सपोर्टर है। मुझे ऐसा लगता है आशीष कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से ही और कॉर्पोरेट जगत से, स्टॉक मार्केट से, दुनिया भर जी से आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से ट्रंप वो साहब तय को मान कुछ के ना चलिए। कुछ शरद कोहली जी, पूर्णिमा नाथ जी और यामिनी अग्रवाल जी, आप तीनों का जोड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 3 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। लेकिन ये तय मान के चलिए कि आने वाले समय में ट्रंप को अपने इस फैसले पर एक बार सोचना होगा, क्योंकि ये फैसला एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्दबाजी में लिया गया है, और जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा अगर कोई मुल्क उठाएगा तो वो अमेरिका है। भारत पर इसके असर पड़ने की उम्मीद बहुत कम है।